अभी तक बात तो सारी जो गर्मा गर्मी तो इसी रीजन में चल रही है, बल्कि इनके साथ ही कतर के साथ ही अमान, जहां पे वो चाइनीज उनके साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जहां 6 वॉरशिप्स थे उनके, और उन्होंने, चाइना ने उस पर डिसाइड किया है कि दे विल रिमेन इन पोर्ट, जो कि अमेरिका को उस पर एतराज था। तो मेरे ख्याल में वो खित्ता वैसे ही इस वक्त गर्म है फलस्तीन की वजह से। तकरीबन कहते हैं 6500 के करीब फलस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं वहां पे, लेकिन उनका अटैक जारी है। सबसे बड़ी बात अभी तक ये है कि इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन अभी तक शुरू नहीं की है। वो हर रोज वो कहते हैं कि वी आर स्टार्टिंग, वी आर प्रिपेयर्ड। बीबी नेतन्याहू जो है वो अपनी लेगेसी ये छोड़ना चाहते हैं, हालांकि उनको इजराइल के अंदर से काफी रिजेंटमेंट है कि ग्राउंड इन्वेजन नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने भी उनको वार्न किया है कि सितंबर 11 के बाद हमने जो गलतियां की थी, आप वो गलतियां ना करें। आज फिर तालिबान वापस आ चुके हैं, बल्कि एक क्वेश्चन मार्क है कि आप अगर गाजा में जाके हमास को डिसमेंटल करते हैं, लेकिन फिर हमास को रिप्लेस कौन करेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब जो वहां पे टनल सिस्टम उन्होंने बनाया, सरप्राइजिंगली मैं समझता हूँ हमास ने, जो $100 मिलियन ईरान देता था, लगता है सारे टनल्स पे वो खर्चते थे सारा। 1300 टनल्स है वहां पे, 500 किलोमीटर का नेटवर्क है अंडरग्राउंड इनका। मैं जब मजीद इसके बारे में पढ़ रहा था तो सरप्राइजिंगली होचिमान जो कि वियतनाम के अंदर थे, जो 75 में, उन्होंने भी वहां पे वियतनाम को अमेरिका में डिफीट करने के लिए उनका टनल सिस्टम जो था उसका एक बड़ा रोल था। आज मैं समझता हूं इसराइल प्लान कर रहा है कि हम जाके वहां उस पर पानी छोड़ें टनल्स में, लेकिन जो उनके हॉस्टेजेस हैं 200 के करीब, वो भी सारे टनल्स में हैं। उनको इस वक्त डिफिकल्टी है। इस वक्त इजराइल को इस वक्त लूजिंग देयर प्रोपेगेंडा कैंपेन, दे आर लूजिंग ऑन इट। पहले दिन जब 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था तो वर्ल्ड वाज विद इजराइल, बट स्लोली ग्रेजुअली दुनिया अपनी खासकर सपोर्ट अपनी जो है वो चेंज करती गई। बिलखसूस अल हाली हॉस्पिटल के ऊपर जब अटैक हुआ, और फिर एक बहुत हिस्टोरिकल चर्च के ऊपर जब अटैक हुआ, तो उसमें लोगों के ओपिनियन चेंज हुई। ऑप्टिक्स जो बाहर आ रहे हैं, अभी रिसेंट एक और भी चीज हुई है लेटली, आपने देखा होगा कि 85 साल खातून जो है, जो हॉस्टेज थी, जब वो बाहर निकाली गई और उन्होंने आके भी हमास के बारे में अच्छे अल्फाज बोले कि दे वर रिस्पेक्टफुल एंड दे वर टेकिंग केयर ऑफ देम। तो इससे ओरिजिनली इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इजराइल। अमेरिका के अंदर मैं जहां बैठा हूं चीमा साहब, कल कोलंबिया यूनिवर्सिटी और NYU ने भरपूर, बल्कि उन्होंने क्लासों का बाइकाट किया। बाहर निकल के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन DC, उसके अंदर दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है कि यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, और बड़ी मैसिव कैंपेन इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। लेकिन इसमें एक जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है चीमा साहब, जो मुझे महसूस होता है इस वक्त, जिस तरह हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन सारी फैशन के तौर पर और पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कीव जाते थे, ये सारे बारी बारी, इसी तरह इन्होंने लाइन बना के इस वक्त इजराइल जा रहे हैं सारे। कभी जा रहा है फ्रांस का सदर जा रहा है, कभी जो बाइडन जा रहा है, ऋषि सोनक जा रहा है। सर, आपने नोट किया कि अभी तक कोई भी हमारा मुसलमान इस्लामिक कंट्री का कोई भी बंदा वेस्ट बैंक नहीं गया। हालांकि जंग तो शुरू गाजा में है ना, वेस्ट बैंक जा सकते थे ये, लेकिन एक भी इंसान अभी तक वहां नहीं गया। अभी तक 20 ट्रक, जो कि कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर है एड के, अगर तो सोचा जाए 23 लाख लोगों के लिए 20 ट्रक इज नॉट सफिशिएंट, वो भी नहीं पहुंचे अभी पूरे तरीके से। और देख, 2 बिलियन मुसलमान दुनिया में, और बातें करा लो, ट्वीट। एक जो सबसे बड़ी मुसीबत है, हमारे मुसलमान लौंडे लपाड़े चाहे किसी मुल्क के भी हों, ट्वीट का शौक है। और यार, जिहाद ट्वीट पे नहीं होता। को $5 उनके लिए भेज दो यार, को पानी की कुछ छिक्का पानी का भेज दो यार, कोई एक केस पानी का भेज दो। तुम समझते हो ट्वीट पे जिहाद करके वो फलस्तीनियों को स्वाब पहुंच रहा है। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर इन्होंने नमाज भी ट्वीट पे पढ़नी है, इन्होंने रोजे भी ट्वीट पे रखने हैं, इन्होंने हज जुमरा भी ट्वीट पे करना है। तो इस तरह तो नहीं होता ना चीमा साहब। तार साहब, ये बताइएगा कि जो आपने कहा जॉर्ज टाउन में, कोलंबिया में, NYU, हार्वर्ड का आपको पता ही है, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन्स के साथ बड़ा काम किया है, कितना को असर पड़ता है इस तरह की
जो कंपेन्स होती हैं, ये नॉर्मली कहा जाता है ये अमेरिका का लिबरल है, ये अमेरिका का लेफ्ट है जो बेसिकली बात कर रहा है, बड़े प्रोग्रेसिव और माइंड से सोचते हैं। इसका कितना को असर पड़ेगा कांग्रेस पे, स्टेट डिपार्टमेंट पे, व्हाइट हाउस पे, मीडिया पे, या कि ये भी एक अमेरिका की शक्ल है, बस इतना ही रहेगा ये? नहीं, इसमें सिर्फ में देख कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फैशन है। मैं ये आपको बताता हूँ फैशन। उसकी वजह ये है, ये जो बच्चे सड़कों पे निकले हैं इनमें से ज्यादा ब्लैक लाइव मैटर के थे। वो बच्चियां चीख रही, उसका कुछ भी नहीं असर। कांग्रेस, मैं कहता हूं सबसे पहले चीमा साहब, मैं इस मुल्क के अंदर बैठा हूं, दुख के साथ कहूंगा, दुख के साथ 23 दिन हाउस का स्पीकर ही कोई नहीं था। 23 दिन के लिए कल पिक किया उन्होंने स्पीकर, रिपब्लिकन माइक जॉनसन जिसका नाम है, कल 23 दिन के लिए कोई स्पीकर नहीं था। 14 कैंडिडेट थे, 4 दफा पोल हुए हैं, 4 दफा पोल। और सबसे बड़ी, मैं आज आप मेन के अंदर आज शूटिंग एक बंदे ने मारा है, उसने 22 लोग मार दिए हैं। पहले वो बॉलिंग एली में गया, फिर उसके बाद एक क्लब में गया, उसने 22 बंदे कल मार दिए, 60 के करीब जख्मी। आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा यार ये बंदे करते ही कुछ नहीं है यार, हमारे लेजिस्लेशन बड़ी फेल होगी। मैंने कहा नहीं, अपने मतलब की चीजें फौरन कर लेते हैं। अभी 105 बिलियन यूक्रेन के लिए और इजराइल के लिए इन्होंने बिल पास करना, वो रात के टाइम हो जाना, एक सेकंड के अंदर पास हो जाएगा वो। अगर नहीं होना कुछ तो जर्नल मैसेज के लिए कुछ नहीं होना, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी डजंट मैटर फॉर दैम। अपने मतलब के काम सारे करा लेते हैं, फौरन बिल पास हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे। क्योंकि ये वही है, ये वही नारा है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लगाते थे कि आई विल ड्रेन द स्वैम्प। ये हमारा सिस्टम स्वैम्प बन चुका है चीमा साहब। इस अमेरिका का हर सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटी इज कोलैप्स कर रही है। खासकर बिलखसूस जमहूरियत, डेमोक्रेसी बिल्कुल डजंट एग्जिस्ट इन दिस कंट्री एट ऑल पीरियड, और फ्यूचर भी इसका कोई नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए तो टोटल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सिर्फ एक टास्क है उसके पास कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से रोका जाए। 3 साल इन्होंने कोई केस उसके खिलाफ नहीं बनाया, 3 साल। जिस दिन उसने कैंडिडेसी अपनी अनाउंस की है, जब उसकी रेटिंग ऊपर आ रही है, पूरा एफबीआई और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है घेरा डाल लिया उन्होंने उसके खिलाफ इस वक्त टोटल। और हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उनको इन्वायरमेंट, उसका सब्जेक्ट दिया गया है कि आप इन्वायरमेंट के पीछे जाएं। आप चीमा साहब, आज मैं आपको छोटा सा और बात, बीइंग ए कंजर्वेटिव, एक और चीज बता, आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है अमेरिका के लिबरलिज्म की वजह से हो रहा है। मैं उसके आर्गूमेंट दूंगा सपोर्टिंग। उसका आर्गूमेंट ये है कि चीमा साहब, इन्होंने तेल बंद किया है अपना, इन्होंने तेल प्रोड्यूस बंद कर दिया, अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसके बाद क्या उसका इंपैक्ट हुआ, दुनिया के अंदर तेल की प्राइसें बढ़ गई। तेल की प्राइसें बढ़ने से कौन से मुमालिक ने फायदा उठाया? रशिया और ईरान ने खुल के पैसा बनाया, और उसी पैसे से रशिया ने यूक्रेन की जंग लड़ी है और यूरोप को घिरा डाल लिया। उसी पैसे से ईरान आज जो कुछ कर रहा है। इस वक्त ईरान इतना स्ट्रांग है, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर। आपको पता होना चाहिए कल परसों यमन से मिसाइल मारे उन्होंने। तो इन सारे मुमालिक को, ईरान को जिसको अभी 2 हफ्ते पहले $6 बिलियन दे रहे थे, इनके अपने हालात इतने खराब हैं। जैक सॉलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसकी 3 हफ्ते पहले की स्टेटमेंट है कि मिडल ईस्ट इज सो काम, हर तरफ यूथोपिया बन चुका है। देखिए हमारी पॉलिसीज कितनी काम है। 6 बिलियन का गिफ्ट भेज दिया ईरान को, स्वाप कर लिया, कहते ईरान को लबी डबी हो गए। आज अंदाजा लगाएं कि जब डोनाल्ड ट्रंप से, इससे पहले बाइडन से पहले, उनके फॉरेन रिजर्व 4 बिलियन थे, आज 77 बिलियन है उनके। 4.5 लाख बैरल पर डे वो पंप करते थे ईरानी सैंक्शंस की वजह से, आज वो 3 मिलियन बैरल्स पर डे पंप कर रहे हैं। तो चीमा साहब ये सारा, और दूसरी बात बताता हूं, हर चीज अपने मुंह पे पड़ रही है। हर मिसाइल जो चल रहा है हमास की तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से, उसके ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है। किस तरीके से? जो मिसाइल आपने यूक्रेन को दिए वो सारे उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेचे। जो मिसाइल आप तालिबान के लिए छोड़ के गए उन्होंने, क्योंकि आपने उनको कैश बंद कर दी, सैंक्शन, उन्होंने भी सारे बेच दिए। तो ये दर हकीकत जब आप लीडरशिप का फुकदान होता है, जब चीमा साहब लीडर, ये 50 साल सियासत में रहने से आप लीडर नहीं बन जाते। इस वक्त जो बाइडेन को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है। मैं हैरान हूं कि बीबी नेतन्याहू के सामने बैठे थे, एक एक लफ्ज उसके हाथ में चेटन थी जो पढ़ रहा था जो बाइडेन, एक एक लफ्ज पढ़ रहा था, उसको कुछ पता नहीं है।
साडा पीछे नवाज शरीफ भी इंज ही करदा है। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੱਛੋਂ ਓਬਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕसद चीमा साहब इस तरह भी कभी मुल्क चले और ऐसी कौम है। मैं अब अपने इन्होंने आज क्या होना, सारा दिन CNN ने आज ना गन कंट्रोल के पीछे सारा दिन गुजारना है क्योंकि कल वो बंदे ने मेन में मार दिया सारा कुछ। ये नहीं देखना कि वो 3 हफ्ते वो बंदा ज़हनी तौर पे बीमार है, उसके ऊपर 18 पर्चे हैं पहले, पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि पुलिस डिफेंडिंग पुलिस आपने मूवमेंट चला के पुलिस को लॉ एनफोर्समेंट को आपने डिमोरलाइज कर दिया और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको पॉलिटिसाइज करके वो सारा उसका काम आपको डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स को, हमारे ये मोहतरम जो बुजुर्ग हमारे प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिकन को कहते हैं दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। जब आप दूसरी पार्टी को खुल के कहें कि दे टेररिस्ट हैं तो ये जमहूरियत किस चीज की नाम है? फिर यही होगा ना जिस तरीके से काबुल से। और मैं एक और बात चीमा साहब मैं हमेशा कहता हूं, अमेरिका का डूम्सडे वो था जब द फॉल ऑफ काबुल, उसी दिन डी-डॉलराइजेशन भी शुरू हुआ था और जिस दिन ये काबुल से भागकर आए थे अपने बच्चों की डेड बॉडियां लेकर, 2 प्रेसिडेंट फौरन भागकर यहां आए थे, एक साउथ कोरिया का और एक जापान का। उन्होंने कहा था कि वी आर योर एलाइज बट अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते तो हमें इजाजत दो, हम एटॉमिक बम बना लें। उस वक्त अमेरिका लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर आप देख ले, मैं इसको और बता, इनका जिस तरह मैंने कहा 3 हफ्ते पहले तो जैक सोल्वन जो NSA है उसने कहा था जी देखें मिडिल ईस्ट की तरह काम क्वाइट हो गया। दूसरा मैं ये हमेशा आल ऐलान कहता हूं कि 5 आई जो था और वो CIA और सारे और मुसाद सारे ये वो कनाडा का प्लम्बर था वो उसके पीछे पड़ रहे हैं निजर के। उधर हमास ने देख ले तैयारी करके कितना खूबसूरती से टकावा इनको सारा कर दिया। ये तो इनके हालात है। जब प्रायोरिटीज चेंज कर लें आप, जब लीडरशिप ही खत्म हो जाए, जब वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना ये अब हमारी इनोवेशन खत्म, 18वीं सदी से लेकर आज तक अमेरिका की स्ट्रेंथ ये थी इनोवेशन, हर चीज में इनोवेशन होती थी, एक प्राइड होती थी हर चीज में, टालेस्ट बिल्डिंग, फर्स्ट इन एवरीथिंग, द लार्जेस्ट थिंग। अब वो खत्म हो गया। अब वो उनको बता दिया कि ओबामा साहब आके उनको कह गए थे कि यू हैव बीन ऑन अ वर्ल्ड स्टेज फॉर सो लॉन्ग, नाउ इज योर टाइम टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट चाइना शाइन। लेट चाइना शाइन, और चाइना शाइन कर रहा है, करेगा वो। उसकी वजह यह है, अभी इलॉन मस्क ने रिसेंटली महीना पहले कहा था कि मेरी फैक्ट्रियां चाइना के अंदर 24/7 चल रही हैं और अमेरिकन्स दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू शो अप टू द वर्क। चीमा साहब मैं जिस वर्क प्लेस पे मेरे ऑफिस के अंदर मुसलसल बच्चे क्या अमेरिकन रोजाना रिजाइन करते हैं, लिख के जाते हैं इट्स टू मच वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। और एक और ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि आके 2 महीने काम करते हैं, रिजाइन देते हैं जाके उनको, क्योंकि साल डेढ़ उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, घर में बैठ के सारा दिन नेटफ्लिक्स जो है वो चेंज करते हैं उस पर। और दूसरा चीमा साहब, बल्कि नेटफ्लिक्स से याद आया, छोटी सी बात थी कि सुना है इमरान खान साहब भी आजकल नेटफ्लिक्स उन्होंने लगवा लिया है और उस पर सारी पुरानी सीरीज देख रहे हैं और गवर्नमेंट के खर्चे पर साइकिल भी उनको मिल गया। 2.5 लाख का उन्होंने पहले साइकिल लेके भेजा है, जो इमरान खान साहब ने कहा नहीं ये मैं नहीं चलाऊंगा, फिर 7.5 लाख रुपए का साइकिल उनको लेके भेजा गया। लेकिन वो जो एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना कि अंदर बैठ के वो तो कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं, उसके बारे में ये बड़ी मुसद्दका रिपोर्ट है कि ही इज वाचिंग नेटफ्लिक्स सीरीज। सर एलीट है तारड़ साहब, फिर पाकिस्तान की एलीट को अंदर साइकिल चाहिए, किसी को लंदन इलाज करवाने जाना है, किसी को साइकिल लेने हैं, कोई जो है वो अंदर बैठ के जो है उसको किसी के घर को ही जो है वो बना दिया जाता है। तो फिर वो बात है 2 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान तो कोई नहीं है। आप वैसे चीमा साहब दुख की बात आज मैं कहूंगा कितने कैदियों के लिए उनके कमरों की दीवारें तोड़वाई जाती हैं। मेरे मोहतरम जज साहब ने बड़ी प्राइड के साथ कहा था, उन्होंने कहा था स्वाय स्विमिंग पूल के बाकी मैं हर चीज इमरान खान को दूंगा। मेरी ये क्वेश्चन होगा, जज साहब इनका घर ही लै जाओ नाल, इत्थे जे बैठे बोर होंगे ने घर लै जाओ, पराठे आप अपने हाथ ना कीमे दे बना के रखते हो। और पहले जज साहब थे वो भी तो परेशान थे ना, कहते मर्सिडीज में आना चाहिए, जजों की एंट्रेंस से आए, इनका जेल का मेन्यू दिखाएं, तो एडा सोहना लगता जी तो घर ही लै जाओ। लेकिन चीमा साहब दूसरी बात ये, आज मैं दुख के साथ कहूंगा, मैंने कल इस पे ट्वीट भी किया है, मैं शर्मिंदा हूं इस चीज पे, शर्मिंदा इस चीज पे चीमा साहब। पहले ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस वक्त आपकी नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, दुनिया हंस रही सारी, जुडिशरी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। और अगर ये हालात है, अगर हैं, आपने क्रेडिबिलिटी लूज करने का अपना मंसूबा बना लिया है, आपने 12,000 पासपोर्ट भी सऊदी अरेबिया बेच दिए, आपने क्रिकेट मैच भी बेच दिए सारे,
तो इलेक्शन की एक्सरसाइज कराने की क्या जरूरत है? अब सारी दुनिया को तो पता चल चुका है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है उस एक्सरसाइज की? हर बंदा हर टीवी स्टेशन टीवी पर बैठ के हर जो वो है उसका एनालिस्ट है वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज नवाज शरीफ। वो कहते, कल मैं देख रहा था कि किस तरीके से नवाज शरीफ से अदालत में आए बशीर साहब के पास। चीमा साहब पहला रैकेट देखा जाए तो हमेशा अदालत में बशीर साहब के सामने 15-20 मिनट पहले नवाज शरीफ साहब पहुंचते थे। अब वो नथिया गली से आराम से सो के पराठे शराठे खा के आए तो लेट आए हैं, बशीर साहब बैठे रहे हैं, हंसते रहे, वो कहते बिस्मिल्लाह आ गए, बिस्मिल्लाह। मैं हैरान यार, कुछ लोग, दुनिया क्या देख रही होगी आपके डॉक्टर साहब ये क्या चार्म है हमारे जजों को? ये इमरान खान क्यों इतना अच्छा लगता है? क्या की ये चीमा साहब ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਸਟ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੱਚਦਾ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਇਮਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਇਮਰਾਨ। ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੌੜੇ ਲਪਾੜੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ, 40-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਰ ਕਰ ਲਏ ਮੁੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ खान ਦੇ गीत गाओ। वो भी पता चला 900 मिलियन उधर खर्च कर दिया इमरान खान ने। सारे वो जो 15-15 हजार रुपए रखे थे इमरान खान की मीडिया कैंपेन के ऊपर, और वैसे कहता थे तार साहब ये सारे एक जैसे नहीं है, बातें करते हैं नवाज शरीफ आएगा तो बदल जाएगा, इमरान खान आएगा। वो भी अपनी मीडिया, अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में उसने बंदे रखे हुए थे, मीडिया को पैसे दे रहा था और कहते हैं हम ऐसे नहीं करेंगे। सानू ही बेवकूफ बना रहे हैं। चीमा साहब, मुझे दो पार्टियों का अफसोस है। इनका क्या अफसोस होना है? ये कोई अफसोस नहीं हो, ये तो प्रोफेशनल लोग ने, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा ने। चीमा साहब, अफसोस है जो इनको लेकर आते हैं उनका अफसोस है, और दूसरा IMF पे बड़ा अफसोस है। उन्होंने भी अखा दे अन्ने नहीं आ रहे की कर रहे हैं। जिस तरीके ने नवाज शरीफ साहब अगले दिन लैंड किया है, जिस तरीके से इमरान खान पैसे को बेतरीके इस्तेमाल करता था, जिस तरीके से इमरान खान ने जाने से पहले अपने MNAs को पैसे दिए तरक्याती मंसूबों के चक्कर में, IMF वाले अन्ने हैं, ये पता है, अंधे हैं ये बिल्कुल। मैं कहता हूं मेरा खून और ब्लड सारा जा रहा है, ब्लड और स्वेट जा रहा है, बल्कि मैं सोच रहा हूं IMF को लेटर लिखूं मैं ये कि यार तुम आंखों से अंधे हो चुके हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा कहां जा रहा है? कुछ शर्म करो यार। उनका तो काम है वारदाती है, 76 साल से वारदात डाल रहे हैं वो। तो उन्होंने सारा दुबई लंदन खरीद लिया सारा। वो रहम करो अमेरिका के ऊपर यार। पैसे देते हो, डॉलर हमारा ब्लड और स्वेट देते हो, वही पलट के वापस आ जाता है दुबई और लंदन में। मुझे तो लग रहा है IMF वाले को कमीशन लेते हैं इनसे। मैं तो चीमा साहब, आई एम प्लानिंग टू डू सम स्टडी। वाशिंगटन DC में IMF काफी दूर नहीं है। मैं आई नो सम पीपल देयर। मुझे दुख होता है इस बात का, बड़ा सख्त दुख होता है। अब देखें ना इमरान खान साहब ने क्या ट्विटरों के ऊपर, वो सारी कौम ट्विटरों पे लगा दी, पैसा IMF के पीछे कर्जे इनसे लेते हैं। अब आगे फिर किस्त आने वाली 70 मिलियन किस्त, 77 मिलियन की किस्त आ रही नवंबर में। वो मुझे तो लगता है जाते ही नहीं पैसे IMF के, जो देते हैं इधर ही लंदन शंदन अमेरिका में रख लेते हैं ये सारे, पता नहीं। लेकिन चीमा साहब दुख है, और जो लाते हैं इनको मैं समझ ये नहीं आती कि वो भी नहीं देख रहे। और यार ये तो चलो सारे लुटेरे ने, ब्रिटिश एजेंट ने, आप तो कसमें खाते हो सारा दिन, शहादत करनी दिया करना मुल्क ना, उन्होंने फटदे क्यों नहीं है यार तुझे? वो पहले बाजवा। चीमा साहब मुझे ये बताएं, इस वक्त सारा कुछ कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ऐसे किया, इमरान खान ऐसे, और जो उनको लेकर आए थे वो किधर गए यार? उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई अकाउंटेबिलिटी होती? जो लेकर आए थे उनको, वो किधर है आज सारे? वो चीमा साहब ये तो ज्यादती है ना मुल्क के साथ, कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है इनकी करनी सिर्फ, वो किधर? मैं आज एक मेरा क्वेश्चन, आज सारी जुडिशरी सरेंडर कर गई। इन्होंने कहा जी सब झूठ है हमारे पास, नैब ने कहा हमारे पास सबूत ही कोई नवाज शरीफ का, तो नैब के खिलाफ केस क्यों नहीं बनता? वो जज जिन्होंने नवाज शरीफ को खजल जलील किया था, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता कि भाई आपने इस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती की थी, इसका करियर खराब कर दिया, बाहर आओ, जो आपके केस चलेगा। नैब वालों को जो कहते हैं आज हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो वो पहले आपने केस क्यों बनाया? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? और ये सारी दुनिया देख रही है आपको, सारी दुनिया देख रही है, हर बंदा देख रहा है कि यार ये किस किस्म का मुल्क है यार, ये क्या ये चक्कर है? और यकीन कर लो अब तो अफगानिस्तान से भी नीचे लगना शुरू हो गए, आप नजर आते हो उनसे भी। वो हालांकि वो उनकी स्टोरियां सुनो, उनकी ठीक आ रही हैं खबरें बाहर, और लॉ एनफोर्समेंट भी ठीक है उनकी, सब कुछ ठीक। इकॉनमी डॉलर आपके सारे वो ले गए उठा के यहां से, आपकी मर्जी से, आपको कमीशनें दे के सारी। लेकिन चीमा साहब वो अब पता नहीं है, कोई पता नहीं कौन चला रहा है इस निजाम हस्ती को, कौन चला रहा है कोई समझ नहीं।
सर साहब ये बस ये मोम है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि कौन चला रहा है, और ये पता भी नहीं चलना। और सियासतदान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं ब्रोक्रेसी चला रही है, ब्रोक्रेसी कहती है सानू पता कोई नहीं, हमें कॉल आती है। तो बस यही है पाकिस्तान, बस पता नहीं ये न्यूक्लियर वेपन और फौज, ये हर चीज़ कैसे मेंटेन हो रही है। वो तो आपको पता है, हमें तो पता ही नहीं चला था। वो तो जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो अदी को कदीर खान साहब ने वंड वुंड वुंड दी थी, तो मुझे किसी बंदे ने बताया, उसने कहा जब जनाब मुशर्रफ अमेरिकियों से मिल रहा था तो उसने कहा कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स के वाले से बात हुई, तो उसने कहा हमारे बड़े सिक्योर वेपन्स हैं। तो उन्होंने सब उसके सामने ना फाइल रखी और उसे कहा ए थोड़ा ऐ देखो इतनी देर पहला इतना इस बंदे ने ये चीज़ वहाँ फॉरवर्ड की है, ये वो फॉरवर्ड की है। तो मुशर्रफ जो है वो घबरा गया और उसको कहते हैं पसीना भी आ गया। तो ये है कि ये निज़ाम पता नहीं कैसे चल रहा है। अब तो खैर हम बहुत पहले से मैच्योर और सिक्योर हो गए हैं, लेकिन लेट्स सी आइंदा कैसे चीज़ें चलती हैं और क्या चलता है। और कतर के हवाले से वो एक बड़ी डेवलपमेंट है। अभी इंडिया ग्लोबली रेलिवेंट होना शुरू ही हुआ है कि कनाडा के साथ एक मसला बन गया, एक अभी कतर के साथ मिडल ईस्ट में मसला बन गया। ये एक तार साहब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे नहीं लग। और बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कनेडियंस के लिए जो वीज़े हैं वो दोबारा खोल दिए। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मीन्स के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी शो करे? आप इसको कैसे देखते हैं, पहले इस पे जरा आज बात करें। चीमा साहब, मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं बिलखसूस फॉरनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें हैं, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। तो
और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट हैं वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। लेकिन ताड़ साहब वो तो तब किया जा सकता है ना कि अगर जैसे आपने कहा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी और वो वियना कन्वेंशन और लॉ ट्रीटीज के तहत आपने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए हो, बंदे के बारे में बताया हो ये बंदा हमारा डिप्लोमेट है। ताड़ साहब इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा और साढ़े पंजाबी कहते हैं जट जफा लाना पैना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड जिसे कहते हैं ना यूजिंग गुड ऑफिसेस ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया टू कम्युनिकेट? सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है दोबारा जयशंकर को वॉशिंगटन जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शायद लेके इनसे बात करो तो वो भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी यहाँ बताना चाहूंगा। और बहरीन